हो गया स्टार्ट लाइव। ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल हैं आपके? आज हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही यूनिक टॉपिक है। आ, इस टॉपिक का नाम है क्या? टाइम एंड डिस्टेंस। टॉपिक का नाम मेरे भाई टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस हिंदी में कह रहे हैं भैया समय तथा दूरी। समय तथा दूरी। समय तथा दूरी, ये इस अध्याय का नाम है, समय तथा दूरी। बेसिक चीज़ें आप जानते हैं, मैं सवालों की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बता रहा हूँ। चलिए पढ़िए सवाल। कह रहा है भाई एक्स और वाई की गतियां चाल का अनुपात 5:6 है। यदि 1.2 किलोमीटर की एक दौड़ में वाई एक्स को 70 मीटर की रियायत देता है। देखिए यार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सवाल। कहता है जी एक्स और वाई की गतियों का अनुपात है 5:6 और 1.2 किलोमीटर की दौड़। 1.2 किलोमीटर की रेस। ठीक है जी। कहते हैं इनकी चालों का अनुपात 5:6, यानी इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसा समझ लीजिए 5:6 है। आप इसे बेसिक किलोमीटर में मत डालिए, है ना। कहता है जी 1.2 किलोमीटर की दौड़ में वाई एक्स को 70 मीटर की रियायत देता है। वाई जो है वो एक्स को 70 मीटर की रियायत देता है, यही कह रहा है ना। इफ वाई अलाउ एक्स ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि मेरे भाई यहां से अगर वाई चल रहा है तो यहाँ एक्स चल रहा है। तो वाई ने अगर यहाँ से चलना आरंभ किया है तो एक्स ने यहाँ से 70 मीटर दूरी पे चलना आरंभ किया है, यानी यहाँ आए ना। तो यानी वाई यहाँ से ना, एक्स यहाँ से चलेगा और उसी समय वाई यहाँ से चलेगा। तब आगे की जो ये डिस्टेंस होगी उसी अनुपात में ट्रेवल करेंगे मेरे भाई, जिस अनुपात में इनकी स्पीड है। क्योंकि ठीक जिस समय वाई यहाँ से चलना आरंभ करेगा उसी समय ठीक एक्स यहाँ से चलना आरंभ करेगा। तो वाई जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा एक्स भी उतनी, अगर बराबर पहुंचाने हो, लेकिन वो तो है नहीं। हमें स्पीड दे रखी है तो यानी ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होंगे उसे भी किस रेशियो में ट्रेवल कर रहे होंगे? 5:6 के रेशियो में ट्रेवल कर रहे होंगे। मतलब ये जितनी देर में 6 यूनिट डिस्टेंस चलेगा उतनी देर में ये 5 चल पाएगा। अब देख लेते हैं जी, ये तो पूरी रेस पार करेगा अगर इसे जीतना है तो वाई की टोटल डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर है, आया ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200 मीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 1000 मीटर। इस बात का मेरे बच्चों अर्थ ये निकला कि जितनी देर में वाई यहां से यहां आएगा उतनी देर में एक्स केवल 1000 मीटर ही चल पाएगा। तो 1000 मीटर ये और 70 मीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस बनी 1070, जबकि है कितनी? 1200। तो इसका मतलब जो y है ना, जो x है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। तो जब y यहाँ पहुंचा तब तक x यहीं तक पहुंच पाया था। तो इसका मतलब इस रेस में जो y है वो जीत जाएगा और x हार जाएगा। कितनी दूरी से जीत हार होगी वो भी निकाल लेते हैं। तो भैया 1000 और 70 हो गया 1070, तो 1200 में से 1070 मीटर ही चली तो बची कितनी? 130। तो यानी ये 130 मीटर पीछे रह जाएगा कौन? x। तो हम कह देंगे कि y 130 मीटर से रेस जीत जाएगा या x 130 मीटर से रेस हार जाएगा, एक ही बात होती है। आए ना। बढ़े जी आगे, आइए करिए जी। हाँ।
कहता है यदि एक रेलगाड़ी की गति को उसकी सामान्य गति से 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में वह रेलगाड़ी 2 घंटे का समय कम लेती है। देखिए यार, उसकी नॉर्मल स्पीड मान ली हमने एस, नॉर्मल का मतलब वो स्पीड जिससे एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाती है। लेकिन कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले तो S+5 हो जाएगी स्पीड, हाँ है ना। और स्पीड बढ़ा लेने से 2 घंटे जल्दी पहुंच जाती है, यही तो बात है। तो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू में आएगा भैया टाइम का डिफरेंस, हाँ है ना। और टाइम का डिफरेंस दोनों जगह से आ रहा है कितना, 2 घंटे कम। और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 300 को, हाँ है ना। 2 से काटोगी 150, 150 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा S+5, तो ये वैल्यू आएगी 750। अब हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है एस की जिसे यहाँ रखें तो प्रोडक्ट 750 आ जाए। वो होगी मेरे भाई क्या, हमारी स्पीड। तो देखिए यार, ऑप्शन से ही रख लो। अगर 50 रखेंगे तो 50, 55 तो बहुत बड़ा चला जाएगा। 40 रखेंगे तो 40, 40 भी बड़ा होता है। 35 रखेंगे तो 35 गुना 35 भी 1000 से ऊपर जाएगा। 25 रखो एस की वैल्यू, तो 25 में 5 जोड़ा 30, 25 गुना 30 कितना आ गया, 750, यानी स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर, यानी डी ऑप्शन। आप कहें कौन सा फार्मूला लगाया, शॉर्टकट डी, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला था कि अगर कोई चीज़ S1 स्पीड से ट्रेवल करें और S2 स्पीड से ट्रेवल करें और दोनों स्पीड से लगे समय का डिफरेंस दे रखा हो, डिफरेंस ऑफ टाइम ऑन बोथ स्पीड, तो बटे में दोनों स्पीड का डिफरेंस गुना करके सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी, आए ना। आइए नेक्स्ट में। देखिए यार, आ गया ये। कह रहा है जी, इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस द एवरेज स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:5। इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्स और वाई की जो स्पीड का रेशियो, स्पीड का जो रेशियो है 4:5। इफ एक्स टेक्स 45 मिनट्स मोर देन वाई टू रीच द डेस्टिनेशन, यदि एक्स को
डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए y से 45 मिनट ज़्यादा समय लगता है। देन व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय y टू रीच द डेस्टिनेशन। देखिए यार मेरे बच्चों, स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 5:4। यानी किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में एक्स वाई से 1 यूनिट फालतू टाइम ले रहा है और 1 यूनिट है 45 मिनट। तो कह रहा है वाई कितना टाइम लेगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 45 यानी 180 मिनट। यानी वाई उस डेस्टिनेशन पे 180 मिनट में पहुंच जाएगा। ये मेरा आंसर होगा। आए ना, पक्का है कच्चा पक्का। आइए जी बताइए। आइए जी। X, Y, and Z starts at same point and same time in the same direction to run around a circular stadium. X complete a round 252 seconds, Y this second, Z this second. After that, what time will they meet again at the starting point? देखिए यार मेरे दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आए तो ऐसे सवालों में इनके टाइम का एलसीएम लेते हैं। किस किस का, 252, 308 और 198। हमें लेना है जी इनका एलसीएम। कैसे एलसीएम लेंगे जी, वो समझिए। तो 252 को लिखेंगे तो 2 गुना, जैसे 8 नहीं 4 से जाएगा, 4×6 = 24 और 4×3 = 12, यानी 2 की पावर 2 गुना 63 को 3 की पावर 2 गुना 7, 9×7 = 63, जो क्या 252, बिल्कुल ठीक है। आइए जी अब यहाँ सेफ एलसीएम आता है ना भाई सबको। अब इसका निकाल लो। 308 के टुकड़े काटोगे तो कुछ नहीं आता, तो ऐसे काट लिया करो, वरना आपको साफ दिखाई दे रहा था 4 से कट रहा है ना। 8 से कटेगा नहीं, क्योंकि 8×3 = 24, 8 से कटना नहीं था तो 4 से ही काट दो। तो 4×6 = 24, 4×7 = 28 और 4×7 = 28, 77, यानी 2 की पावर 2 गुना 7 गुना 11। अब 198 को करोगे तो 49 दूनी तो नहीं बनेगी बात। इसको बांटोगे 198 को 198, ये तो 2 से ही कटेगा। 2×18, 2×18 = 99। ठीक है, इसे लिखेंगे 2 की पावर 1 गुना 9 गुना 11, 9 को यानी 3 की पावर 2 गुना 11 यानी 11। ये आया भाई इनके फैक्टर। अब हमें इनका एलसीएम लेना है मेरे बच्चे। तो एलसीएम लेने का तरीका आप जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं एलसीएम में। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2। 7 की 7, बाकी जो बचता जा रहा है वो लिख दो 11। तो ये आएगा मेरा एलसीएम, यानी इतनी देर बाद, इतने सेकंड के बाद ये तीनों के तीनों आपस में प्रारंभिक स्थान पे दोबारा आपस में मिलेंगे। तीनों अपने प्रारंभिक स्थान पर आपस में मिलेंगे। अगर टाइम दे रखा है तो सीधा टाइम का एलसीएम ले दिया आप लोग। अब जो भी वैल्यू सोल्व होकर आएगी आपसे सोल्व कर देंगे, आंसर डायरेक्ट निकाल लेंगे। फिर मिनट में दे रखा है तो सेकंड से मिनट में चेंज करना होगा।
कहता था ट्रेन फेयर एंड बस फेयर बिटवीन टू स्टेशन इज इन द रेशियो 3:4। दो स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का किराया और बस का किराया 3:4 में। यदि रेलगाड़ी का किराया 20% बढ़ जाता है और बस का किराया 30% बढ़ जाता है तो रेलगाड़ी और बस के संशोधित किराए का अनुपात। तेरी ऐसी कम तैसी, कितना खुद्दू सवाल है। कहता है जी रेलगाड़ी का किराया 20% बढ़ जाएगा तो 120% हो जाएगा इसका, और बस का किराया 30% बढ़ गया तो 130% हो गया। नौ अनुपात 13, हाँ है ना। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे समझाइए। अब उसने पूछा था संशोधित किराए का अनुपात क्या होगा, तो ए ऑप्शन आ गया 9:13। ठीक है जी, आइए आगे करो भाई। कहता है जी 600 किलोमीटर की एक यात्रा को 120 किलोमीटर रेल से तय करते हैं। ट्रेन से 120 किलोमीटर जाएं और बाकी कितना बच गया 480, वो चलें कार से। तो कहता है जी 11 घंटे लगते हैं। ये सवाल मैंने वैसे क्लास में आपको करा भी रखा है। यदि इस यात्रा को 200 किलोमीटर तक ट्रेन से चलें, ट्रेन से 200 किलोमीटर चलें तो 600 में 200 यहाँ चल दें तो बाकी 400 यहाँ चलना होगा कार से। तो ऐसी स्थिति में कहता है 40 मिनट ज़्यादा लगेंगे पहले से, 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें अब यहाँ करना क्या है, ऐसे समझना है कि ये कितना ज़्यादा है 80 किलोमीटर। अगर यानी ट्रेन से 80 किलोमीटर फालतू चला दें और कार से 80 किलोमीटर कम चला रहे हैं तो समय 40 मिनट फालतू लग रहा है। 40 मिनट नहीं लग रहा, 40 मिनट फालतू लग रहा है। यानी यहाँ से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाए और यहाँ से 80 किलोमीटर कम चल जाए तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो मेरे बच्चों मैं अभी सवाल को ऐसे करना चाह रहा हूँ यार, ऐसे का सीधा सा तरीका कि जो माइनस वाला है ना उसका मल्टीपल देखो कितना है। तो आप कहेंगे जी 6 गुना, तो इसको 6 गुना करो। तो 80 को 6 से गुना किया 480। यानी हम ये कह देंगे डायरेक्ट कि 480 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ज़्यादा चले और इसका 6 गुना 480 किलोमीटर कार से कम चले तो इसका 6 गुना 6 चौक 24, 240 मिनट का मतलब बना 4 घंटे। तो 4 घंटे फालतू समय लग जाएगा जब ऐसी स्थिति आएगी। तो भाई कार से 480 किलोमीटर कम चलेंगे, वाला कार से तो कुछ चला ही नहीं, तो सारी दूरी ट्रेन से। तो 4 और 1 5 600 किलोमीटर अगर ट्रेन से चलता है तो टाइम लगते हैं भाई 11 और 4 15 घंटे। 11 और 4 मित्र 15 घंटे। तो 15 घंटे में 600 किलोमीटर तो 1 घंटे में 40। तो ट्रेन की स्पीड आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर आया ना मेरे भाई। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है मेरे दोस्त, तो एक बात बताओ कि अगर मैं पूछूं कि भाई कार की कितनी है तो 40 की स्पीड से इसे काटोगे तो ट्रेन 3 घंटे लेगी। तो 11 में से 3 घंटे ट्रेन ने ले लिए तो बचे कितने 8। तो 8 घंटे लगेंगे कार से, तो आएगा 60 किलोमीटर पर आवर।
हाँ है ना, किसी भाई को कोई इश्यू यहाँ तक नहीं? आइए। देखिए यार, ये सवाल ऐसा है जो बहुत साफ सुथरा सवाल नहीं है, मतलब सुंदरता को लेके ये सवाल नहीं है। कह रहा जी, ए बी और सी एक स्थान बिंदु से क्रम से 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे चलना शुरू करते हैं। ए 5 बजे चलता है, बी 6 बजे चलता है और सी 7 बजे चलता है। कहते हैं जी, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड आपको बतानी क्या होगी। ये तीनों किसी एक पॉइंट पे तीनों एक साथ मिल जाए जाके। तो भाई ऑप्शन से ले लीजिए, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि एक्स मानेंगे तो उसका एलसीएम लेने में आपको दिक्कत आएगा, तो 120 ले लीजिए। तो देखिए यार, 60, 80 और 120 का क्या एलसीएम बन सकता है? तो आप कहेंगे सर सेट करके देखते हैं डाटा। अगर एलसीएम बनाना है तो ये आ जाएगा सर 240। तो अगर 240 किलोमीटर की दूरी चलवाना चाहते हैं हम इनसे, तो 60 की स्पीड से जाने में कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। तो 5 में 4 बजेंगे, 5 में 4 घंटे लेंगे, यानी 9 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे 240 किलोमीटर। 80 की स्पीड से 240 जाने में आप कहेंगे सर 3 घंटे। तो 6 बजे में 3 जोड़ोगे, 9 बजे पहुँच जाएगा ये भी। और 120 की स्पीड से 240 जाने में सर 2 घंटे, तो 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 बजे पहुंच जाएंगे। यानी 9 बजे तीनों की मुलाकात आपस में हो जाएगी, और ये बात बिल्कुल सही है। आए ना? इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 120 किलोमीटर पर आवर ही है, यानी एक्स की जो वैल्यू है, जो तीसरी स्पीड थी, वो 120 किलोमीटर पर आवर थी। पक्का? अगर मान लीजिए 7 में 2 जोड़ के 11 आ जाता है, या 8 आ जाता है, 8:30 आ जाता है, 8:15 आ जाता है, कुछ और टाइम आता है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई तीनों सेम टाइम पे जब मिलेंगे तीनों, तो कोई एक ही टाइम हो रहा होगा ना। तीनों से एक ही टाइम आया, इसलिए हमने डाटा लिया। करिए जी।
कहता राधा एंड हिमा आर नेबर स्टडी इन द सेम स्कूल। राधा और हिमा पड़ोसी हैं और किसी एक स्कूल में ही पढ़ती है, कि विद्यालय में पढ़ती है। विद्यालय जाने के लिए दोनों ही साइकिल का प्रयोग करती हैं। राधा की गति 8 किलोमीटर पर आवर है, जबकि हिमा की गति 10 किलोमीटर पर आवर। विद्यालय पहुंचने के लिए हिमा राधा से 9 मिनट कम समय लेती है। तो राधा और हम हिमा की इलाके में से विद्यालय कितनी दूर है? देखिए यार दोस्तों, कहता राधा और हेमा पड़ोसी एक ही विद्यालय में पढ़ती है। विद्यालय जाने के लिए दोनों साइकिल का प्रयोग करता है, उनकी गति का इतनी इतनी है। तो यार बिल्कुल बेसिक तरीके से भी अगर मैं चलूँ तो भाई राधा धीरे चल रही, ज़्यादा समय लेगी, और दूसरी है हेमा ये तेज चल रही, कम समय लेगी। तो कोई डिस्टेंस डी होगी। इस डिस्टेंस को अगर ये 8 की स्पीड से चले तो इतना टाइम लेगी, और हेमा डी डिस्टेंस को 10 की स्पीड से चलेगी, इतना टाइम लेगी। और कह रहे हैं इनके टाइम का जो डिफरेंस है वो 9 मिनट है। 9 मिनट को घंटे बनाएंगे बटे 60 हो जाए। एक तो तरीका ही है। दूसरा, मैंने आपको डिस्टेंस निकालने का सीधा सीधा सूत्र लिखवा रखा है। दोनों स्पीड 8 × 10 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस, तो दोनों स्पीड से लगे समय का डिफरेंस। तो डिफरेंस आ गया जी 9 मिनट। 9 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। जीरो से जीरो काट दो, 2 6 दूनी 12, तो 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 3 × 3 = 9। तो डिस्टेंस आ जाएगी जी 6 किलोमीटर। तो लिखवाया था ना भी थोड़ी देर पहले, S1 × S2/S1 - S2 में डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ बोथ द स्पीड, दोनों स्पीड से लगे समय का अंतर। करिए जी। कहता है अलग अलग हिस्सों को, एक दौड़ के 3 हिस्से हैं। अलग अलग हिस्सों को पूरा करने के लिए एक धावक की आवश्यक गति और उसका समय निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस रनर? देखिए यार, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्पीड दे रखी है और टाइम का रेशियो दे रखा है। मैंने आपको समझाया था एवरेज स्पीड के वक्त भी, अगर आपने पढ़ी होगी एवरेज स्पीड, कि भाई एवरेज स्पीड निकालते वक्त आप स्पीड का रेशियो भी ना, सॉरी, टाइम का रेशियो भी ले सकते हैं, है ना, और डिस्टेंस का रेशियो भी ले सकते हैं। तो उससे एवरेज स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ती। तो मैं एज ए स्पीड टाइम दे रखा है 50 मिनट, 80 मिनट, 100 मिनट। मैं ये ना लेके सीधा सीधा ले लूँ 5 घंटे, 8 घंटे और 10 घंटे। मैं अपना सीधा सीधा लूंगा 5 8 10 टाइम का रेशियो है। अब इस रेशियो को मैं घंटे में मानूं, मिनट में मानूं, सेकंड में मानूं, मेरी मर्जी। तो 5 घंटे में 9 की स्पीड से कितनी दूरी? 45। 8 घंटे में 8 की स्पीड से 64, और 10 घंटे में 7.5 की स्पीड से 75। ये होगी टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम 8 5 13 और 10 23। भाग दे देंगे, सीधा सीधा मेरा आंसर आ भाग दे देंगे, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें आपको कोई दो राय नहीं होगी, है ना।
आ जाओ यार, सवाल में कह रहा है भैया क्या, कहता है एक चोर किसी घर से खड़ी एक कार को चुराकर उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लेकर भाग जाता है। आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है और कार का मालिक तुरंत ही किसी और कार से 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है। देखिए यार, एक चोर है, वो कहता है जी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी लेके भाग गया। आधे घंटे के बाद इसका मालिक उठा और वो भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग लिया। तो जब तक मालिक भागा, जब तक चोर अकेला भागता रहा, तो 40 की स्पीड से आधे घंटे में कितना भाग लिया होगा? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर भाग लिया होगा। अब ये भागेगा किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड। तो 60 में 40 गया 20। इसका मतलब 1 घंटे बाद ये मालिक अपने चोर को पकड़ लेगा। 1 घंटे बाद। सवाल में यही पूछ रहा कि कितनी देर बाद वो पकड़ लेगा। 1 घंटे का मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे मतलब 60 किलोमीटर की दूरी को उसे पकड़ लेगा। कह रहा है जी 60 किलोमीटर उसके घर के ओनर के घर की से दूर और 1.5 घंटे बाद, तो बिल्कुल, क्योंकि 1 घंटे बाद पकड़ लेगा और आधे घंटे पहले ही खुद ही भागा, तो चोरी होने के 1.5 घंटे बाद पकड़ लेगा। घर से 60 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ लेगा। समझ गए भाई? आइए आप। कहता है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए जी, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी 200 मीटर की दूरी चलेगी। हाँ है ना? किलोमीटर में बनाओगे तो बटे 1000। स्पीड मान लेते हैं एस। टाइम हो गया 10 सेकंड, 10 सेकंड को घंटे बनाना है तो बटे 3600, वरना 5/18 से गुना करके सबको सेकंड में लेते हैं। देखिए जी, बड़ा आसान है, इतना मुश्किल है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। इस जीरो से ये जीरो काटा, 2 जीरो से 2, 36 दूनी 72, यानी स्पीड आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। आए ना दोस्तों? ये मेरे भाई हमारी स्पीड आ गई। आइए आगे। करो भाई। कहता है एक साइकिल सवार अपनी यात्रा के प्रारंभिक 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आखिरी के 30 किलोमीटर भी 40 की स्पीड से, तो 30 और 20 हम कह सकते हैं जी 50 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रेवल की है 40 की स्पीड से। आए ना? और बीच आगे 10 किलोमीटर की जो दूरी थी उसको इसने ट्रेवल किया है किससे? 30 किलोमीटर नहीं, 10 की स्पीड से ही ट्रेवल किया। देखिए यार, ये तो डाटा ही आसान है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं चाहे तो। कैसे कि भाई टोटल दूरी 50 और 10 60 हो गई। अब 50 किलोमीटर 40 की स्पीड से ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? भाई डिस्टेंस हो गई 50, स्पीड हो गई 40, तो घंटे लग जाएंगे जी 5/4 घंटे, है ना? और 10 किलोमीटर को 10 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटे, तो 60, 4 एकम 4 और 5 9/4, 3 3 9, 3 20 60, आंसर आएगा 80/3, यानी 80/3 किलोमीटर पर आवर इनकी एवरेज स्पीड निकल के आ गई। आए ना? 80/3 किलोमीटर पर आवर इनकी एवरेज स्पीड निकल के आ गई। या फिर आप ऐसे ना करके
कि भैया इनका रेशियो ले लेंगे तो 5:1। तो 40 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 40। तो इसे 40 के मल्टीपल में कर लो, तो इसे कर लो 40 गुना 50 और इसे कर लो 40। तो अब बताओ कि इतनी डिस्टेंस को 40 की स्पीड से ट्रेवल करेगा 5 घंटे लगेगा, और इतनी डिस्टेंस को 10 की स्पीड से ट्रेवल करेगा 4 घंटे लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस 40 और 200 240 होगी, और टोटल टाइम हो गया 5 और 4 9 घंटे। बस ये आंसर आ गया। 8 फीट बचाओगे तो 80/3 किलोमीटर पर आवर। 26 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर, यानी 26.67 किलोमीटर पर आवर। आए ना भाई, आइए आगे करो बच्चे। भाई करो क्या, सवाल अच्छा है लेकिन समझने का। आखिरी में दिया 6000 मीटर की एक दौड़ में भाग लेते हैं तो निम्नलिखित में कौन होगा। तो सबको शुरुआत से ही 6000 करके चलो, तो बेहतरीन, उससे आसान कुछ डाटा बनेगा ही नहीं मेरे हिसाब से। देखिए यार, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर से हराता है, यानी 1000 मीटर की दौड़ होगी तो ए बी को 150 मीटर से हराएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर दौड़ ही 6000 मीटर की करा दें 6 गुनी, तो इसका 6 गुना 900 मीटर से हरा देगा। यानी अगर 6000 मीटर की दौड़ हो, 6000 मीटर की दौड़ हो मेरे बच्चे, तो 6000 मीटर की दौड़ में जब तक कहाँ गया, हाँ, 150 मीटर से आता है, जबकि 3000 मीटर की अन्य दौड़ में सी डी, अच्छा हाँ, ए बी को 150 मीटर से हराता है। तो अगर 6000 मीटर की दौड़ हो तो ए बी को 900 मीटर से हरा देगा। यानी जितनी देर में ए, वैसे इतने की जरूरत भी नहीं थी, हम 1000 पे भी लेते, 6000 दौड़ेगा उतनी देर में पी 900 मीटर कम दौड़ेगा, क्योंकि ए बी को 150 मीटर से हरा रहा है। आसानी से 1000 मीटर की दौड़ है भैया, तो कहता है 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर से हराता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जितनी देर में ए 1000 दौड़ेगा उतनी देर में बी 850 दौड़ पाएगा, क्योंकि 150 मीटर से हारना भी है इसने, आए ना। तो मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि यार इनकी रेशियो निकाल दो बेटा स्पीड का। तो 0 से 0 20, 20:17 है ए और बी की स्पीड का रेशियो, है ना। अब अगली कहानी का कहता है अगर 3000 मीटर की दौड़ हो, 3000 मीटर की दौड़ हो, ध्यान देना भाई, अगर 3000 मीटर की दौड़ हो तो सी डी को कहता है 400 मीटर से हरा देता है। मतलब अगर ये 3000 दौड़ पाएगा जितनी देर में, तो ये 400 कम यानी 2600 दौड़ पाएगा, है ना। रेशियो लोगे 2 0 से 2 0, 2 15 30 और 2 13 26, तो 15:13 पक्का। अब मेरे बच्चों लफड़ा ये है कि सवाल में कह रहा है कि भाई ए और बी की स्पीड का रेशियो 20:17, जबकि सी और डी की स्पीड का रेशियो आ गया 15:13। क्योंकि दोनों अगर एक साथ भाग रहे हैं तो वो उसी अनुपात में चाल तय करें, उनकी उसी अनुपात में उनकी चाल होगी जिस अनुपात में उन्होंने दूरी तय की, आए ना। तो मेरे भाई इन दोनों की बी और डी की चाल बराबर करनी है। सवाल ने कहा है कि बी और डी की चाल समान है, भाई बराबर कैसे करें। तो भैया यहाँ 17 है तो इसे 13 से गुना करना पड़ेगा, इधर 17 से करना, तो इधर भी 17 से, इधर 13 से, तो इधर भी 13।
इस बात का अर्थ ये हुआ कि 13 दूनी 26, ए की चाल हो गई 260, तो वहाँ से सी की चाल निकल के आएगी 15 7 105 और 15 धने 150, 150 255। ये इनकी स्पीड आएगी। इसका रेशियो भी निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 52 इंटू 51, यानी ए की स्पीड 52 होगी तो सी की स्पीड 51 होगी। ये यहाँ से कुल मिलाकर रिजल्ट निकल के आया। बाकी इस पूरे डाटा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस यही निकालना था कि ए और सी की स्पीड का रेशियो क्या है। हाँ, है ना। यानी ए की स्पीड अगर भैया 52 है तो सी की स्पीड है 51। अब सवाल पे आगे आते हैं। अब सवाल में क्या दर्शन दे रहा है आगे। अब सवाल में ये कह रहा है कि भैया अगर 6000 मीटर की दौड़ हो, कितने मीटर की, 6000 मीटर की दौड़ हो, 6000 मीटर की दौड़ हो, तो भैया बताओ ए और सी 6000 की मीटर की दौड़ में भाग लें तो बताइए कौन हारेगा कौन जीतेगा, कितने मीटर से जीतेगा कितने से हारेगा। यार ये बात तो तय है कि ए की स्पीड ज़्यादा है सी की स्पीड कम है, मतलब ए जीतेगा, है ना। तो ये तो तरीका बिल्कुल ही गलत है कि सी बीट्स ए। जीतना तो ए ने है क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा। अब या तो ए होगा या सी होगा। मैं सीधा सी ऑप्शन पे चला जाऊंगा। उसका कारण ये है क्योंकि 52 इसको डायरेक्ट भाग नहीं देगा, है ना। और अगर 52 इसको भाग नहीं देगा तो उत्तर पॉइंटों में आएगा, है ना। और पॉइंटों में ऑप्शन सी आ रहा है ना कि ए। फिर भी अगर समझना चाहें तो भाई 6000 मीटर को ए और सी भागेंगे तो किस अनुपात में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, अपनी स्पीड के रेशियो में। स्पीड का अनुपात है 52:51, यानी जितनी देर में ये 52 यूनिट चलेगा उतनी देर में 51। और जीतना इसने क्योंकि तेज 40 की, तो जितनी देर में ये 6000 चलेगा उतनी देर में ये कितना चलेगा ये बताना है। या मैं यूं कह सकता हूं कि अगर 52 मीटर की रेस होती तो ए तो जितनी देर में 52 चलता उतनी देर में सी कितना चल पाता, 51। तो यानी 52 मीटर की रेस में ए जो है वो सी को 1 मीटर से हरा देता, है ना। लेकिन रेस 52 मीटर की नहीं है, यानी 52 मीटर की रेस होती, 52 मीटर की रेस होती तो ए सी को 1 मीटर से हरा देता। अगर 1 मीटर की रेस हो तो ए सी को हरा देगा 1/52। और अगर 6000 मीटर की रेस हो तो 1/52 गुना 6000। ये मेरा आंसर आना था। मुझे पता है कटना नहीं है और जीतना ए ने था, तो केवल और केवल एक ही पहला ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन है जो पॉइंटों में आ रहा है, बाकी तो कोई पॉइंटों में ही नहीं है। ठीक है ना भाई। और लगभग का कहा नहीं था सवाल ने, इसलिए मेरा ऑप्शन आ गया वो। करिए जी सवाल को, करिए भैया।
कहता है एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में x किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है यदि एक धारा जो y किलोमीटर पर आवर की गति से बह रही है में एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक नाव से जाने और वापस आने में उस व्यक्ति को जड़ घंटे लगते हैं तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है? A man can row at a speed of x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है ठहरे हुए पानी में यदि एक धारा नदी जो y किलोमीटर देख लीजिए, मान लेते हैं जी दोनों स्थानों के बीच की दूरी है d किलोमीटर, है ना, दोनों स्थानों के बीच की दूरी है d किलोमीटर। तो अगर जाएगा तो डाउन स्ट्रीम होगी तो स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, और अगर आएगा इसी डिस्टेंस को तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। और आने और जाने में सवाल में कह रहा है जेड घंटे का टाइम लगता है ना, डिस्टेंस चाहिए। तो बेटा तरीका ये है, कैल्शियम ले लो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये यहाँ से एक शॉर्टकट बन जाएगा आप लोगों के लिए, इसमें परेशान नहीं होना। तो यहाँ भाग देंगे x माइनस वाई आएगा बेटा, यहाँ भाग देंगे x प्लस वाई आएगा, है ना, y से y कट गया पक्का। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बेसिकली एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू जेड आ जाएगा। तो जेड इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और बटे में ये वाली वैल्यू x और x बेटा 2x नीचे आ गया। ये मेरा आंसर है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है? पक्का ये मेरा आंसर आ गया। तो जेड इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 2x, ये भी आंसर है। बढ़े जी। मेरा दिल्ली से आगरा जाने वाली एक कार की औसत गति 60 किलोमीटर पर आवर है। आगरा से दिल्ली वापस आते समय उसकी औसत गति y किलोमीटर पर आवर है। यदि संपूर्ण यात्रा में कार की औसत गति 48 किलोमीटर पर है तो y का मान ज्ञात करें। देखिए यार दोस्तों, आपने ये शॉर्टकट भी पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता भी देता हूँ कि मेरे बच्चों, अगर हम किसी एक डिस्टेंस को x की स्पीड से जाएं और y की स्पीड से आएं, और फिर आपसे ये पूछा जाए कि पूरी डिस्टेंस की एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए, औसत चाल निकाल के बताइए, तो इसका सूत्र होता है टोटल डिस्टेंस यानी ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस, ये होती है मेरे दोस्तों इसकी औसत चाल। अब एक स्पीड दे रखी है 60, तो एक्स की वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चे 60 किलोमीटर पर आवर, और ये 60 प्लस वाई, है ना। क्या मेरी बात समझे नहीं? और एवरेज स्पीड है जी 48। तो देखो जी, ये गुना है या जमा, इसको मत काट देना। 12 पंजे 60, 12 चौक 48, है ना, 5 दूनी 10 पक्का। तो यह आया 10y, इसे गुना करेंगे y की वैल्यू निकालते, तो यह आया 10y, ये 240 जमा 4y, 4y इधर आया, 6y बराबर 240, 6 24, तो y की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर आ गई एवरेज स्पीड।
एक दूसरा तरीका भी निकालने का, अगर आप समझना चाहें तो। तो ठीक है, यही ठीक पड़ेगा। करिए जी। देखिए यार, अच्छा सवाल है, आपको समझना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए इस सवाल पे, पढ़ने में समझने में। आप वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश करिए। देखिए यार, दो चीज़ें, एक पैसेंजर ट्रेन है, उसकी स्पीड p मान लेते हैं, गुड्स ट्रेन है, उसकी स्पीड हम g मान लेते हैं, और दोनों की लेंथ का जो सम है, सम ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेनों की लंबाई का जो योग होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का जो योग होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का जो योग होगा मेरे बच्चों, वो से मैं मान लेता हूँ डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, क्या कि अगर आप सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करें, यानी एक ही दिशा में चलते हुए पार करें, या अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए किसी को पार करें, दोनों ही स्थितियों में उसे जो दूरी चलनी होगी वो कितनी चलनी होगी, जितनी दोनों की लेंथ है। भाई दोनों को आमने सामने से पार कराओ या एक ही डायरेक्शन से पार कराओ, दोनों ही स्थितियों में जो दूरी चलनी होगी वो दोनों की लेंथ के बराबर होगी, और दोनों की लेंथ की जो डिस्टेंस है या दोनों की जो लेंथ का योग है वो मैंने डी मान लिया। तो मेरे बच्चों, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो अपनी दूरी चलने में कितना समय लेंगी, आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हो गई g प्लस पी या p प्लस सी, रिलेटिव स्पीड अपोजिट में जुड़ जाएगी। वहीं अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएगी तब भी कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, अपनी लेंथ दोनों की, और किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड। अब सेम डायरेक्शन में घट जाएगी, बड़ी में से छोटी, कितना टाइम लेगी। अब कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में जाने में जो समय लगता है वो अपोजिट में जाने का 3 गुना, यानी यहाँ जो समय लगेगा वो 3 गुना लगेगा, यानी यहाँ 1 घंटा लगेगा तो यहाँ 3 घंटा लगेगा, ऐसा सवाल में कह रहा है। ये भी टाइम था, ये भी टाइम। सोल्व करेंगे, डी से डी कट जाना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p माइनस जी यहाँ आ जाएगा, और 3p प्लस 3, 2p इक्वल टू 4d, तो p बाई रेशियो आ गया 2/1, यानी पैसेंजर ट्रेन की चाल 2 है तो गुड्स ट्रेन की चाल 1 है। हाँ है ना, पैसेंजर की ट्रेन की चाल अगर 2 है तो गुड्स ट्रेन की चाल मेरे बच्चों 1 है। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ है ना। एक बार इसे समझिए, फिर थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ। देखो यार, आप इस बात को समझेंगे, अगर दो चीज़ें सेम ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, दोनों चीज़ें अगर सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी जो स्पीड का रेशियो होगा, उनकी स्पीड का रेशियो होगा,
तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी दोनों तो इनकी स्पीड होगी p माइनस जी, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी तो इनकी स्पीड होगी p प्लस जी। और दोनों ही सेम डायरेक्शन ट्रेवल करेगी, मतलब दोनों ऐसे पार करेंगी जब भी दोनों की लंबाई का जोड़ पार करेगी, ऐसे करेगी तब भी दोनों लंबाई का जोड़ पार करेगी। तो जो रेशियो इनकी स्पीड का होगा उससे उल्टा रेशियो इनके टाइम का होगा, है ना, मानते हैं कि नहीं भाई, उससे उल्टा रेशियो इनके टाइम का होगा। तो टाइम ये ले लेगी p प्लस जी, तो ये टाइम ले लेगी p माइनस जी। जबकि सवाल में कह रहा है कि अपोजिट में जाने में 1 घंटा लगेगा तो सेम में जाने में 3, यानी p प्लस जी की वैल्यू 3 और p माइनस जी की वैल्यू 1। अब ये दो इक्वेशन बन गई कि भाई p प्लस जी 3 है, p माइनस जी 1 है। अब सोल्व करना आपको आता होगा, p की वैल्यू 3 और 1 4 का आधा 2, और g की वैल्यू 3 में 1 गया 2 का आधा 1, तो 2:1 हमारा आंसर। कहता है 60 की स्पीड से एक ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है, तो भाई खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लंबाई जितनी, है ना। और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5/18 से गुना करेंगे, आएगा मीटर पर सेकंड, टाइम आ जाएगा 30 सेकंड। सोल्व कर दीजिए आपको मेरे बच्चों, हाँ है ना, किसी भाई को कोई आपत्ति तो नहीं है तक? नहीं। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं छोड़ते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और इस पर गहरी चर्चाएं करेंगे। थैंक यू यार आप सब।